जय हिंद साथियों, आज आप सभी के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो होमवर्क सीरीज चलाए जा रहे हैं, साथ ही साथ संडे को जो है एक फुल लेंथ टेस्ट जो है कराए जा रहे हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का, वह एक्सेस का जो है आप सभी को जो है आंसर की मैं बताने वाला हूं। अगर आप सभी ने यह फुल लेंथ टेस्ट नहीं दिया है, मैं आप सभी को दिखा दूं, जो कि प्रीलिम्स का जो चल रहा है बिहार दरोगा का, अगर फुल लेंथ टेस्ट अगर आप लोगों ने नहीं दिया है तो टेलीग्राम लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ विजिट कीजिए और वहाँ से जो है आप सभी पहले डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से यह इसका पूरा का पूरा 100 क्वेश्चंस जो है, जिसमें आप सभी का मैथ, इंग्लिश, हिंदी और पूरा जीके, जीएस, करंट अफेयर इंक्लूड जो है 100 क्वेश्चन आप सभी को डाल दिया गया है फुल लेंथ टेस्ट का। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाएं और यह सभी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करें। अगर आप सभी अटेम्प्ट करते हैं, ईमानदारी पूर्वक चेक करेंगे कि कितना किसको सही हो रहा है। सबसे पहले मैं इससे पहले खान सर का भी फुल लेंथ टेस्ट ऑफलाइन का जो हुआ था वो मैंने करा दिया है संडे को। तो आप सभी को मैंने वहाँ पर भी बोला है कि अगर आप सभी को अगर 100 क्वेश्चन में अगर 30 से 40 क्वेश्चन सही हो रहा है तो सबसे पहले आप लोग कुछ नहीं कीजिए, आप लोग बहुत ही अच्छे जगह पे हैं, आप सभी लूसेंट को पढ़िए। यकीन मानिए बहुत सारे टीचर अपने नोट्स बेच रहे होंगे, बहुत सारे टीचर्स अपने तरह तरह के बुक को प्रीफर करने के लिए बता रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन मानिए एसएससी जैसे एग्ज़ाम में भी लूसेंट जो है ब्रह्मास्त्र की तरह वो काम करता है। तो लूसेंट बहुत ही अच्छा पुस्तक है, इसमें कोई पेड प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूँ आप सभी के लिए। तो सबसे पहले वहाँ जाएँ और लूसेंट को पढ़िए। आप कोशिश कीजिए, अगर 40 ला रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कैसे हमारा 50 आएगा, 55 आएगा। यकीन मानिए 50-55 तक पहुँच जाइएगा आप। अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, 7-8 घंटा अगर रोज़ पढ़ते होंगे, अगर 40 अगर आपका आ रहा है तो 15 दिन में आप जो है 55 तक पहुंच जाएंगे। 55 से 70 तक लाने में जो है आपका 1 महीना 2 महीना लग सकता है, लेकिन 15 दिन अगर लगातार आप 5 घंटा 7 घंटा पढ़ रहे हैं लूसेंट को, जहां आपका वीक, किसी का हिस्ट्री वीक होगा, किसी का ज्योग्राफी वीक होगा, किसी का पॉलिटी वीक होगा, तो उस पर काम करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, आज 100 क्वेश्चन आप सभी को मैं कराने वाला हूं और 100 जो है रैपिड फायर की तरह होगा। क्वेश्चन मैं बोलूंगा और आंसर बताते चलूंगा। अगर आप सभी को यहां पर याद करना है तो यहां पर भी याद कर सकते हैं, लिखना है तो पॉज करके लिख सकते हैं, क्योंकि आप सभी का समय जो है ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। चलिए, पहला प्रश्न आप सभी का है, फायर ऑन द गंगा पुस्तक किसने लिखी है? आपको बताना है फायर ऑन द गंगा पुस्तक किसने लिखी है। तो राइट आंसर हो जाएगा राधिका अयंगर ने लिखा है फायर ऑन द गंगा पुस्तक। अगला क्वेश्चन है कि महिला टेनिस में सार्वजनिक ग्रैंड स्लैम किताब जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ऑप्शन प्रश्न संख्या 2 में आप सभी का ऑप्शन दिए गए हैं, विनस विलियमसन, स्टेफी ग्राफ, मार्गरेट कोर्ट या सेरेना विलियम्स। तो आप सभी को बताना है सवाल नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। महिला टेनिस में सार्वजनिक ग्रैंड स्लैम किताब जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो वो हो जाएगा आपका मार्गरेट कोर्ट का। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कह रहा है कि थोड़ा सा मैं इसका लेंथ बढ़ा दूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किस भारतीय महिलाओं को प्रथम महिला मिशेल ओबामा द्वारा प्रदान किया गया है? एक चीज़ मैं आप सभी को, मैं ही जो हूँ जो आप सभी को बीच बीच में बहुत ज़्यादा बोलता रहता हूँ, लेकिन काम की बात बोलता रहता हूँ। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जितने भी टेस्ट फुल लेंथ होते हैं उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई रहता है। अगर आपका 100 में अगर 50 भी आ रहा है तो आप एग्ज़ाम में 60 करके आएंगे। ये आप लोगों को अभी मेरी बात मजाक लग रहा होगा, लेकिन आप अपने सीनियर से बात करेंगे तो वो ये बात कहेंगे। ज्ञान बिंदु का थोड़ा सा हार्ड रहता है फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किस भारतीय महिलाओं को प्रथम महिला मिशेल ओबामा प्रदान किया गया है? मालिनी, लक्ष्मी, निर्भया या शिवानी को? तो ये किसको दिया गया है? वो है लक्ष्मी को दिया गया है। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 3 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 4 में कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विकास सूचांक दिवस जो है प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो हो जाएगा आपका 24 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि
हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट नृत्य परंपरा कौन सी है? तो वो हो जाएगा आपका नाटी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध अनुयायी शारिपुत्र का जन्म स्थान कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा नालंदा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक चीज़ फिर मैं बीच में बोल देता हूँ, ये सभी क्वेश्चन उन सभी स्टूडेंट को माथे के ऊपर से जाएगा जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। अगर नहीं पढ़े हैं लुसेंट उठाइए, बिल्कुल आपको मैं बता रहा हूँ लुसेंट उठाइए, अभी वक्त है। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 7 है, मगध साम्राज्य की वह राजधानी कौन सी थी जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई थी? तो आप सभी को पता है वो है राजगीर। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 8, भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद को किस नगर पालिका का चेयरमैन निर्वाचित किया गया था? आपको पता है राजेंद्र प्रसाद कहाँ के थे? तो वो है बिहार राज्य के थे। तो वो नगर पालिका का चेयरमैन पहली बार बने थे, वो है पटना। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 9 में, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो वो है फूलन प्रसाद वर्मा। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन जो है वो आपका डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर आप सभी का 10 क्या पूछ रहा है कि बिहार का कौन सा हवाई अड्डा नेपाल जाने के लिए उपयोग किया जाता है? ये प्रश्न आप सभी का गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, रक्सौल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत रत्न और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दोनों प्राप्त करने वाले पहले कर्नाटिक संगीतकार कौन थे? एम बाल मुरलीकृष्ण, लता मंगेशकर और ऑप्शन 2 और बचा हुआ है MS सुब्बुलक्ष्मी या आशा भोसले। तो इसका राइट ऑप्शन जो है भारत रत्न और रोमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है सबसे पहले किनको दिया गया था? तो वो है MS सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था। तो आपका राइट जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 12 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि विश्व का पहला उपग्रह जो ग्रीन हाउस गैसों की निगरानी के लिए भेजा गया था किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो आप सभी का हो जाएगा जापान के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 13, कौन व्यक्ति आनंद दवन की स्थापना के लिए प्रसिद्ध जो लेप्रिसी यानी कि कुष्ठ रोग के पीड़ित के लिए एक आश्रय स्थल था? वह है HN बहुगुणा। कौन थे? HN बहुगुणा। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर आपका 14 में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि व्यापार एवं माल निशान एक्ट, ट्रेड एंड मर्सडीज मार्क्स एक्ट कब पारित किया गया था? तो वो है आप सभी का 1955 में। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1955 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 15, निम्नलिखित में से किस देश को मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है जिसका अर्थ है जैव विविधता में अत्यधिक समृद्धि? तो राइट ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। मेगा डाइवर्स देश जो है रूप में जाना जाता है वो है आपके ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 16 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो आप सभी को पता है आपका USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का कान किस आवृत्ति रेंज में सबसे अधिक संवेदनशील होता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 2 से 5 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा समूह जैविक अवशिष्ट जैव नवीकरणीय सामग्री को शामिल करता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, एक कागज, घास और कांच, जो कि ये नहीं होगा। ऑप्शन बी काष्ठ, पुष्प, लौह, खुरचन, जो कि ये भी गलत है। और ऑप्शन सी है वाहित मल, प्लास्टिक, चमड़ा, जो कि ये भी गलत है। जैव नवीकरणीय सामग्री को शामिल करता है तो वो हो जाएगा आपका गोबर, धान भूसा और सब्जियों की अवशिष्ट चीज़ें। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 18 का वो ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 19 आप सभी से क्या कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह जिसे अंतिम या स्थिर अवस्था के रूप में जाना जाता है वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है चरम अवस्था। वो क्या कहलाता है? चरम अवस्था। राइट ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
अगला प्रश्न सवाल नंबर 20 आप सभी से क्या कह रहा है कि नागरिकता की शर्त और पात्रता को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है। नागरिकता की शर्त और पात्रता को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है, तो वो है आपके संसद, वो है आपके संसद। राइट ऑप्शन जो हो जाएंगे 20 के वो हो जाएगा आपका बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 21, कौन सा निकाय मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश दे सकता है। कौन सा निकाय मौलिक अधिकारों का निलंबन का आदेश दे सकता है, तो वो आपके हो जाएंगे राष्ट्रपति। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति किस राज्य के निवासी थे, तो आप सभी को पता है बिहार के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 23, भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब आयोजित की गई थी, जिसमें लक्षद्वीप को छोड़कर संपूर्ण देश के राज्य केंद्र शासित प्रदेश यूटीएस के सहयोग से जनगणना की गई थी। तो राइट ऑप्शन आप सभी का जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपके 1977 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 24 में कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था, तो वो हो जाएगा आपका 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 25 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्त के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी, तो वो है आपके लेबर पार्टी की जो है सरकार थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 26, भारत के संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा का जो है अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के सीवान डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 27, यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। ऑप्शन सुनिएगा, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा का कोई वरिष्ठ सदस्य, राज्यसभा के उपसभापति या लोकसभा का कोई वरिष्ठ सदस्य। पॉलिटी के क्वेश्चन आप सभी से गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो होगा मैं बता दूं, आपका राष्ट्रपति और उसके बाद आपका जितने भी अनुच्छेद है उसे आप याद कर लें, राष्ट्रपति का महाभियोग ये सभी याद कर लें, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही कम गलत होगा। लोकसभा राज्यसभा ये सब याद कर लें तो आप सभी का क्वेश्चन पॉलिटी में 10 में 10 आप बहुत ही अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी से क्या कहा रहा है कि आप सभी से कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, तो आप सभी को पता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि संविधान के 73वें संशोधन के तहत पंचायत को निर्दिष्ट किए गए कार्य की सूची वर्णित है, तो किस में पंचायत जो है, किस अनुसूची में पंचायत को जो है वर्णन किया गया है, तो 11वां में, नगर पालिका को 12वां में, 10 में दल बदल को। ये चीज़ों के याद रखना है। टोटल सूची की संख्या 12 है, जिसमें 11, 10 और 12 दिया गया है। आप लोगों को सब याद रखना है। 22 भाग 12 जो है सूची, ये सभी को याद अगर रखना है। 395 अनुच्छेद में से कम 150 अनुच्छेद को आप लोगों को याद रखना है, तब जाकर जो है आपका पॉलिटी में अच्छा स्कोर होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 30, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में किया गया है। 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 51 के क में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 19 में या अनुच्छेद 42 में। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आप सभी को पता है भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख है वह उल्लेख जो है अनुच्छेद 51 के क में किया गया है। तो राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे ए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर आपके हो जाएंगे 31। ठीक है ना, 31 देख लेते हैं। 31 आप सभी से क्या कर रहा है कि हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भारत में देखा गया था। खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की वृद्धि,
रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कमी, कृषि उत्पादन में गिरावट या कृषकों द्वारा पारंपरिक तकनीकों का अधिक उपयोग। तो हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन भारत में देखा गया था? तो खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता की वृद्धि दिखी गई थी, जो कि राइट ऑप्शन सवाल नंबर 31 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 32, उस सेट को क्या कहा जाता है जो उन सभी बंडलों का संग्रह होता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय के साथ विद्यमान बाजार कीमतों पर खरीद सकता है? तो आप सभी को पता है उसको क्या कहते हैं, उसे हम बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम बजट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 33 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही है? ऑप्शन ए कह रहा है मुद्रा खाते की एक सुविधाजनक इकाई के रूप में काम करती है, जो कि बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन बी कह रहा है कि सभी वस्तुएं और सेवाओं को मूल्य मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त कर दिया गया है, जो कि ये भी 100% सही है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बोथ। ठीक है, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 34, बेरोजगारी दर की गणना किस के अनुपात के रूप में हम कर सकते हैं? ऑप्शन ए सुनिएगा, बेरोजगारी श्रमिक और श्रम बल के द्वारा। ऑप्शन बी, नियोजित श्रमिक और श्रम बल के द्वारा, या कुल जनसंख्या और श्रम बल के द्वारा, या ऑप्शन डी, कुल जनसंख्या और बेरोजगार श्रमिकों के द्वारा। तो बेरोजगारी दर की जो गणना है वो हम कर सकते हैं बेरोजगार मजदूर और बेरोजगार श्रमिक बल के संख्या के द्वारा। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 35, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं द्वारा गठित समूहों में से कौन सा समूह जो है नहीं जोड़ा गया है? ऑप्शन ए सुनिएगा, शहरी मॉडलीकरण। ऑप्शन बी, स्वयं सहायता समूह। ऑप्शन सी, संयुक्त देयता समूह। ऑप्शन डी, ग्रामीण मॉडल बैंक। तो भारत में सूक्ष्म वित्त संस्था द्वारा गठित समूह में कौन सा समूह नहीं है? तो वो है आपके शहरी मॉडल। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 35 का वो हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? भारत में गरीबी रेखा की निर्धारण कौन करता है? तो आपके नीति आयोग, जो कि योजना आयोग के नाम से 2014 से पहले चलता था। ठीक है, सवाल नंबर 37 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है? सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय को हम किस में व्यक्त करेंगे? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में। राइट ऑप्शन सवाल नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 38 में तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो तारे जो है मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रबी फसल किस अवधि में उगाई जाती है? तो भारत में रबी फसल जो है अक्टूबर से मार्च के बीच में जो है उगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 40 में कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर स्थित है? तो वो है आपके गोरखपुर। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 41 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि तारों के बीच स्थित आयनित गैस और धूल का विकास बादल का क्या कहलाएगा? तारों के बीच स्थित आयनित गैस और धूल का विशाल जो है बादल क्या कहलाएगा? तो वो नेबुला कहलाएगा। नेबुला कहलाएगा। ठीक है ना, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 42, तिब्बत की यारलुंग सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो आप सभी को पता है वो है ब्रह्मपुत्रा। ज्योग्राफी की मैं बात थोड़ा सा 2 सेकेंड में बोल दूँ। ज्योग्राफी में आप सभी को पकड़ बढ़िया बनाना है तो नदी तंत्र बढ़िया से बनाइए, नदी तंत्र को अच्छे से बनाइए, झील को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर रहिए, पर्वत को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कीजिए। उसके बाद आपका देखिए ज्योग्राफी में भी आप अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 43 कि तारामती चोटी जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य और ऊंचाई के लिए जानी जाती है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो है आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्लारी चित्रदुर्गढ़ चिक्कमगलुरु तुमकुरू बेल्ट जो कर्नाटक राज्य में स्थित है मुख्य रूप से किस खनिज के भंडार के लिए जाने जाते हैं? तो आप सभी को पता है वो है लौह अयस्क के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 45, एल्यूमिनियम सिलिकेट से भरपूर चट्टानों के अपघटन के फलस्वरूप बनने वाले खनिज अयस्कों में से कौन सा मुख्य रूप से अवक्षेपित होते रहता है? सवाल नंबर 45 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वो ऑप्शन आपके हो जाएंगे बक्साइट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बक्साइट सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 46 में
क्या कह रहा है कि भारत में सर्दियों के दौरान पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने वाली उष्ण कटिबंधीय चक्रवात मुख्य रूप से कहाँ उत्पन्न होती है? तो वो आपके उत्पन्न होती है भूमध्य सागर पर। कहाँ उत्पन्न होती है? भूमध्य सागर पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 47 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी पूरे वर्ष बारहमासी जल प्रवाह बनाए रखती है? मैंने आपको बताया है कि आपको नदी तंत्र पर अच्छी पकड़ बनाए रखना है, क्योंकि हर एग्जाम में बिहार दरोगा के 2 क्वेश्चन पूछे ही जाता है नदी तंत्र से। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी पूरे वर्ष बारहमासी जल प्रवाह बनाए रखती है? तो वो हो जाएगा आपका कावेरी। वो हो जाएगा आपका जो है कावेरी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 48, फरक्का बैराज के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य जो है इसके प्राथमिक उद्देश्य नहीं था? ऑप्शन सुनिएगा, बांग्लादेश से बहकर जाने वाली पानी को रोकना। ऑप्शन बी, कोलकाता बंदरगाह पर गाद के जमाव पर रोक लगाना। ऑप्शन सी, कोलकाता बंदरगाह के कटाव को रोकना। और ऑप्शन डी, गंगा नदी में जहाज़ों के आवाजाही को सुगम बनाना। तो फरक्का बैराज का जो है निर्माण जो है कलकत्ता बंदरगाह पर गोद के जमाव को रोकना, कलकत्ता बंदरगाह के कटाव को रोकना, ये सभी नहीं था, ये सभी था। और बांग्लादेश को बहकर जाने वाली पानी को रोकना ये नहीं था। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपके ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 49 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि उदयपुर की जावर खानी किस खनिज के लिए जानी जाती है? देखिए मेरे भाई, एक चीज़ आप सभी को बता दें कि क्लास लंबी होती रहती है, मैं इतना फास्ट आप सभी को बता रहा हूँ, फिर भी आप सभी का जो है 20 मिनट हो गए, तो थोड़ा सा 20 मिनट और लगेंगे 50 क्वेश्चन करने में। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको सफलता चाहिए तो थोड़ा सा समय बनाना पड़ेगा और समय निकाल कर पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आपका सिलेक्शन भी होगा। ठीक है ना, अगर आप भागेंगे बीच बीच में छोड़कर तो ये सही नहीं है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन कीजिए ईमानदारी पूर्वक। सवाल नंबर 49, उदयपुर की जावर खानी किस खनिज के लिए जानी जाती है? उदयपुर की जावर खानी किस खनिज के लिए जानी जाती है? सवाल नंबर 49 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वो ऑप्शन सही होगा जास्ता के लिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका जास्ता के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 50 में कि तराई क्षेत्र की बस्तियां संघनन होती है, इसका कारण है कि इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान नियमित रूप से जलाप्लान होती रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 दिया गया है। देखिए क्वेश्चन एक इसको बोलिए और क्वेश्चन इसको 2 बोलिए। ठीक है, इसको 1 इसको 2। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि तराइन क्षेत्र की बस्तियां संघनन होती है, ऑप्शन 2 कर रहा है इसका कारण है कि इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान नियमित रूप से जल प्लावन होते रहता है। तो सवाल नंबर 50 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि इसका आर जो है, इसका मतलब तराइन क्षेत्र की बस्तियां संघनन होती है, जो कि ये सही है, लेकिन इसकी व्याख्या जी की गई है, इसका कारण है कि क्षेत्र में वर्षा ऋतु जो है दौरान नियमित रूप से जल पलायन करती रहती है, जो कि ये व्याख्या सही नहीं है। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह विफल रही है? भारत की एक मिनट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक गलत है किंतु 8 सत्य है। देखिए तराई क्षेत्र की वस्तुएं संघनन होती है, जो कि ये गलत है। इसका कारण है कि इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान नियमित रूप से जल पलायन। तो माफी चाहता हूँ, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। इसका राइट ऑप्शन जो है इसके ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 51, भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह विफल रही? भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह विफल रही है? तो आप सभी को पता है कि कौन सी योजना विफल रही है, वो है आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना, जिसमें आप सभी को पता है कि बांग्लादेश का विभाजन, बांग्लादेश का, उसके बाद चीन से भारत का आक्रमण, ये सभी चीज़ें के कारण जो है वो असफल रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन बी है ना, देख लेते हैं, हाँ ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 52, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र शहर में 570 मीनारे और कितने दरबार थे? तो कितने द्वार थे? तो वो हो जाएगा आपके 64 द्वार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 में, द्वितीय एंग्लो बर्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? किस वर्ष जो है लड़ा गया था? तो वो है आपके 1852, वो है आपके 1852 में। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी से क्या कह रहा है कि 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किससे सोने एवं चांदी की मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातु से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया गया था। फिर से क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 14वीं शताब्दी मतलब 14वीं शताब्दी की बात किया जा रहा है। क्वेश्चन को आप हिंदी में मतलब रोमन संख्या में देखें। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने चांदी की मुद्राएं के स्थान पर सस्ती धातु से निर्मित सांकेतिक मुद्रा टोकन जो है शुरू किया था। सवाल नंबर 54 के ऑप्शन सुनेंगे आप सभी। ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी जलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक जो है 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में सोने चांदी की मुद्रा को हटाकर सस्ती मुद्रा जो अभी हम लोग 1-2 के करेंसी देख रहे हैं मतलब 1-2 के सिक्का वही चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 55। 21 पुर्तगाली अन्वेषक ने 1498 में यूरोप से भारत के लिए एक नई समुद्री मार्ग की खोज किया था। आप सभी को पता है काफ़ी बदनाम क्वेश्चन है, ये फेमस क्वेश्चन है। वास्को डी गामा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 56 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि साइमन कमीशन में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या क्या थी। साइमन कमीशन में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या क्या थी। तो आप सभी को पता है कि साइमन कमीशन में भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या एक भी नहीं थी, जितनी भी थी सभी सभी अंग्रेज थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूँ क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 57। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गोवालिया टैंक मैदान बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए किसे याद किया जाता है। किसे याद किया जाता है तो वह है अरुण आसफ अली। कौन है? वरुण आसफ अली को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चटगांव सत्रागार छापे 1930 से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन थे। चटगांव सत्रागार छापे 1930 से जुड़ा हुआ व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन ए सुनिएगा विष्णु शरण दुबलिस, ऑप्शन बी सचिंद्र नाथ बख्यासी, ऑप्शन सी मनमथ नाथ गुप्ता या ऑप्शन डी अधेंद्र दस्तीदार। तो राइट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अधेंद्र दस्तीदार हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपके डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 59। घटोचक जो 290 से 305 ईसा पूर्व राज्य तक था किस साम्राज्य का राजा था। घटोचक जो है 290 से 305 ईस्वी में राज्य किया था किस साम्राज्य का राजा था। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके गुप्त साम्राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 60। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? आपके दादा भाई नौरोजी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 61 में कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित जोड़ी नहीं है। ऑप्शन देखेंगे क्या क्या दिया गया है। एक है राम नारायण सिराजुद्दौला का सेनानायक, ऑप्शन बी है मीर मदन मीर जाफर का दीवान, ऑप्शन सी राय दुर्लभ बिहार का सूबेदार, ऑप्शन जी जगत सेठ बंगाल का प्रसिद्ध सेठ। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके मीर मदन का मीर जाफर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 62 में कि नुंगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हाल ही खबरों में रही किस राज्य में स्थित है। नुंगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो हाल ही में खबरों में रही किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन वो हो जाएगा आपके कर्नाटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सवाल नंबर 63 में। सवाल नंबर 63 में क्या कह रहा है कि हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मैंने आपको बताया था ना कि करेंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके जीएस के फुल्ली कंसेप्ट के साथ फुल लेंथ टेस्ट आप सभी को रोशन आनंद सर के द्वारा कराया गया है, जिसमें आप सभी को मैंने शुरू में बताया है कि क्वेश्चन इनके जो है थोड़ा सा हार्ड रहते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 63 का ऑप्शन आप सभी सुनेंगे और बताएंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। रमेश ओझा, अरविंदर सिंह सहनी, ऑप्शन सी राजेंद्र कुमार सिन्हा और ऑप्शन डी आलोक पुरी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अरविंदर सिंह सहनी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 64 कि हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय क्रिकेट कौन थे। तो वह है रिद्धिमान साहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से क्या कहा जा रहा है सवाल नंबर 65 में
सवाल नंबर 65 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया है। महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किस देश में किया गया है, तो वह है आपके भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 66, हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट जो है कहाँ हुआ था। हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ हुआ था, तो वह काजीरंगा नेशनल पार्क असम में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 67 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि 2024 में महिला बैलन डी और अवार्ड जीतने वाली महिला फुटबॉलर कौन थी। क्वेश्चन फिर से आप लोग सुनेंगे, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि 2024 में महिला बैलन डी और अवार्ड जीतने वाली महिला फुटबॉलर कौन थी, तो वो है एटाना बोनमाती। कौन थी? एटाना बोनमाती। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 68 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई थी। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई थी, तो आप सभी के ऑप्शन सुनेंगे, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस राजकुमार सिन्हा, जस्टिस संजीव खन्ना या जस्टिस सूर्यकांत जी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके जस्टिस संजीव खन्ना। राइट ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सभी से क्या पूछा जा रहा है सवाल नंबर 69 में कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स भारत की रैंकिंग क्या थी। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के 2024 रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी, तो वो कितना रैंकिंग आप सभी को पता है, वो थी आपका 79। वो क्या थी? 79, यानी कि 79 थी। राइट ऑप्शन 69 का जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेस्ले इंडिया के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। नेस्ले इंडिया के नए एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो किसे नियुक्त किया गया था, वो है मनीष तिवारी को। किसे किया गया था? उसे मनीष तिवारी को किया गया था। ठीक है, चलिए 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 30 क्वेश्चन को भी कर लेते हैं कंप्लीट। पूरे कीजिए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे होंगे, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी किया है तो और अच्छा है, रिपीट आपका रिवीजन हो रहा है। इसमें से आपको सर बताया था कि जितने भी मैं फुल लेंथ टेस्ट करा रहा हूं, अगर आप शुरू से अंत तक टिके रहें, जैसे आपको मैं करा रहा हूं, तो शुरू से अंत तक टिके रहे तो आपका रिजल्ट तय है। तो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। ठीक है, चलिए, आयोडीन की कमी के कारण होने वाले रोग कौन सा है, तो आप सभी का ऑप्शन हो जाएगा सी गंडमाला। ऑप्शन बी, ऑप्शन 72, मानव में पित्त का स्राव कहाँ होता है, तो मानव में पित्त का स्राव जो है वो आप सभी का छोटी आंत, यानी कि मानव में पित्त का स्राव वो हो जाएगा आपका यकृत, वो हो जाएगा आपका यकृत में, यानी कि लीवर में आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परागकण कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके परागकोश में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में यकृत कहाँ स्थित होती है, तो दाहिनी और पेट के ऊपर, दाहिनी और पेट के ऊपर। ठीक है ना, दाहिनी और पेट के ऊपर। उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर में से निकलने वाली दुर्गंध पसीने में किसकी क्रिया के कारण होती है, तो वह है आपके बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 76, शासकीय आंकड़ों के अनुसार भारत में अंधेपन का सर्व प्रमुख कारण कौन सा है, तो वह है आपके मोतियाबिंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि अल्कोहल के निरावीशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है। अल्कोहल के निरावीशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है, तो वो है आपका फुफ्फुस, वो हो जाएगा आपका फुफ्फुस। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 78, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन किस क्रम में होता है, तो फुफ्फुस के द्वारा, रक्त के द्वारा और उत्तक के द्वारा, यानी कि 2-1-3 जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन सही होगा। 2-1-3 जो है आपके सी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 79, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर किस तापमान पर एक समान पठन जो है दर्शाया जाता है, -40 डिग्री पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 80 में, पहाड़ से गिर रहे हैं किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 81 में कि 1928 में किसने यह खोज की कि जब रंगीन प्रकाश की किरण किसी द्रव में प्रवेश करती है तो उस द्रव प्रकीर्णन के कारण प्रकाश का एक अंश अलग हो जाता है। किसने किया था, तो वो है आपके सीवी रमन ने किया था, वो आपके सीवी रमन ने किया था। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 81 का जो है वो ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 82 है कि जब बल और विस्थापन के बीच के कोण डैश होता है तो कार और मान जो है निगेटिव में हो जाता है, तो वो आपके 180 डिग्री पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
सवाल नंबर 83 कि जब ताप दीप्त विद्युत बल्ब दीप्तिमान होता है तो विद्युत ऊर्जा का किस रूप में परिवर्तन होता है? तो विद्युत ऊर्जा आंशिक रूप से प्रकाश ऊर्जा में और आंशिक रूप से ताप ऊर्जा में परिवर्तित होते रहता है। राइट ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय अपस्रव आवृत्ति पर कंपन करता है। ऑप्शन 2 कह रहा है ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है। ऑप्शन सी कह रहा है मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि प्रासरव ध्वनि की आवृत्ति 2000 हर्ट्ज से अधिक होती रहती है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय अपस्रव आवृत्ति पर कंपन करता है, ये बात बिल्कुल सही है। ध्वनि की गति गैस में द्रव एवं ठोस की तुलना में अधिक होती है, जो कि ये बात गलत है। ध्वनि की गति जो है ठोस में सबसे ज़्यादा होती है। तो जिसमें ऑप्शन नंबर 2 जिसमें आ जाएगा वो गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन सही कौन सा है? 1 सही है, 3 सही है और 4 सही है। तो 1, 3, 4 जो है आपके सी में है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपके 84 का जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 85 में आप सभी से क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैव नवीकरणीय है? कॉफ़ी पाउडर, कपास या ऊन या नायलॉन? तो कॉफ़ी पाउडर ये यूज किया जा सकता है, कपास, ऊन और नायलॉन नहीं किया जा सकता है। राइट ऑप्शन 85 अनवीकरणीय अजैव है, वो कि राइट ऑप्शन आपके 85 का सी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 86, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व सबसे हल्का जिसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम हो सकता है? तो मेरे समझ से आप सभी का राइट ऑप्शन जो है वो होना चाहिए हीलियम, लेकिन यहाँ पर सर ने बताया था कि आप सभी का राइट ऑप्शन जो होगा वो हाइड्रोजन होगा, तो मैं हाइड्रोजन की ओर जा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे समझ से होना चाहिए हीलियम, क्योंकि सबसे हल्की जो है ना तत्व में हीलियम होता है, लेकिन यहाँ पर जिसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम हो इसके हिसाब से हाइड्रोजन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 87, न्यूलैंड की आवर्त सारणी में किन 2 तत्वों में से एक स्लॉट में रखा गया था? किन 2 तत्वों को एक स्लॉट में जो है रखा गया था? तो वो हो जाएगा आप सभी का कोबाल्ट और निकेल का। तो राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपका सी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 88 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन फिजिक्स का। यदि धोवन सोडा की थोड़ी मात्रा में 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो किसी भी प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन ए सुनिएगा, केवल उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी जिसमें कोई गैस नहीं निकलेगा। ऑप्शन बी सुनिएगा, व्हाइट रंग की तलछट बन जाएगी। ऑप्शन सी कह रही है कि CO2 गैस के तेज बदबूदार के साथ निकलती है, या ऑप्शन डी कह रहा है पॉप की ध्वनि के साथ H2 गैस जो है निकलती है। तो धोवन सोडा की थोड़ी सी मात्रा में 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अगर हम मिलाएंगे तो उसमें CO2 गैस के तेज बदबूदाहट के साथ निकलेगी। तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपके सी हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि टॉर्च लाइट, विद्युत सेवर और अन्य संसाधनों में प्रयुक्त बैक्टीरिया के इलेक्ट्रॉन में निम्नलिखित में से कौन युग में जो है समानताएं जो है पाई जाती है? तो राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे निकेल और कैडमियम जो है पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है कि सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करें और सही उत्तर को चुनें। सूची 1 और सूची 2 में दिया गया है BF5 BRF2 बी में, और ऑप्शन सी BRF2 और ऑप्शन डी में BF52। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा समझ से बाहर था, इसका ऑप्शन डायरेक्ट सर ने बताया था, वो ऑप्शन मैं आप सभी को बता देता हूँ। इसका एक का आप लोग बी लगा लेंगे, बी का ए लगा लेंगे, और सी का जो है आप सभी 3 लगा लेंगे, और डी का जो है आप सभी 4 लगा लेंगे। लेकिन इसका क्या नहीं है, इसमें एक्सप्लेन भी नहीं किए गए थे सर के द्वारा, रैपिड फायर था, तो मैं आप सभी के साथ रैपिड फायर में बता रहा हूँ। ठीक है ना, जो वास्तविकता के साथ है वही मैं आप सभी के साथ साझा भी किया हूँ, और एक्स्ट्रा जो भी कुछ पता करना है जैसे मैथ का क्वेश्चन है तो मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका ऑप्शन के साथ साथ जो है इसका जितने भी क्वेश्चन में आंसर बन रहा है वो भी बना कर बताएं तो मैं ये भी बना दूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप कितना धैर्यवान है इसलिए। ठीक है ना, सवाल नंबर 91 में आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि यदि किसी आयत की एक भुजा में 30% की वृद्धि हो तो क्षेत्रफल को समान बनाए रखने के लिए दूसरी भुजा में कितनी प्रतिशत की कमी होगी? तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? 300/13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 92, 250 का 46% कितना होता है?
250 का 46% कितना होता है, तो वो आपके हो जाएंगे राइट ऑप्शन सवाल नंबर बी का 115। आप बताएंगे, मैं टेलीग्राम पर सबका आंसर डाल दूंगा। अनिल और विशाल क्रमशः 25,000 30,000 का निवेश किया। 3 महीने बाद विशाल ने व्यापार में शामिल होकर 3,000 का और निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्हें 19,000 का लाभ हुआ। इन लाभ में अनिल का हिस्सा कितना था? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये ऑप्शन आपके हो जाएंगे 10,000 के आसपास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 94 में आप सभी से क्या कर रहा है कि यदि एक इनलेट पाइप 2 घंटे में एक टंकी को भर सकता है और यदि आउटलेट पाइप 3 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है, तो दोनों पाइप को एक साथ खोलने पर टंकी कितने समय में भर जाएगा? तो ये कितने समय में भर जाएगा? वो 6 घंटे में भर जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 94 का वो हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 95 का, यदि एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो उसे साधारण ब्याज की दर से धनराशि कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा? तो ये आपके 10 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जो है रिपीट होते रहेगा और क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चन हैं दरोगा के लिए, उसे ही सिर्फ मैथ में अगर आप कर लेंगे तो इससे आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है ना। सवाल नंबर 96 कि यदि x² + px + q बराबर 0 है तो मूल में अल्फा तथा बीटा हो, तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? p² - 2q बटे क्यू हो जाएगा। राइट ऑप्शन आपके जो है वो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, चलिए आपकी इंग्लिश में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चंस, आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के क्वेश्चंस, ट्रांसलेशन इनटू हिंदी टू इंग्लिश, ये सभी चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। तो ये भी आप लोगों को कंसेप्ट में याद रख लेना है। ठीक है, तो सवाल नंबर 97 में आप सभी का क्या पूछा गया है? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। इट इज़ टाइम फॉर फूड टू बी ईटेन। 4 ऑप्शन दिया गया है। इट इज़ टाइम टू ईट आवर फूड, इट इज़ टाइम फॉर ईटिंग फूड, इट इज़ टाइम टू ईट, फूड इज टू ईटेन नाउ। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फूड इज ईटेन टू बी ईटेन नाउ। राइट ऑप्शन आपके हो जाएंगे फूड इज टू बी ईटेन नाउ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 98। चेंज टू फॉलोइंग सेंटेंस द डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच टू वाइस वर्सा एज द केस मे बी। एवरीबडी सेड हाउ विल सी सेंग, हाउ विल सी सिंग। तो एवरीबडी टोल्ड अस दैट she sing very well. Option B, everybody exclaimed that she sing very well. Option C, everybody exclaimed that she sang very well. Option D, everybody told us that how she sang very well. तो राइट ऑप्शन आप सभी का 98 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका एवरीबडी एक्सक्लेम्ड दैट शी sang very well हो जाएगा। ठीक है, अब 2 हिंदी का क्वेश्चन है जो कि है नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जिसका अपकार किया गया है। अपकीर्ति, क्या हो जाएगा? अपकीर्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बस बिना रुके 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती ठहराव की वजह से किसी औसत गति फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मैं थोड़ा तेजी होता। एक बस बिना रुके 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। ठहराव की वजह से उसकी औसत गति घटकर 45 किलोमीटर घंटा हो जाती है। बस हर घंटे कितने मिनट तक रुकती है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको 54 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा था, ठहराव की वजह से 45 पर आ गया है, तो 10 घट गया है, तो 54 पर 10 लगाकर और 60 से जो है आपको मल्टीप्लाई करना है और उसका राइट आंसर जो आपका गिरेगा वो आपका 10 घंटे जो है आपके आ जाएंगे। तो राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन आपके बी हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपके फुल लेंथ टेस्ट में कुछ ज़्यादा समझ में आया होगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग क्वेश्चन के अच्छे से क्वेश्चन एनालिसिस करें, क्वेश्चंस बनाएं। क्वेश्चन बनाने के बाद आप यहाँ पर रैपिड फायर करें। नहीं तो अगर आप पहले से जानते हैं, आप सभी पहले से बिहार पुलिस या एनी कंपटीशन एग्जाम्स दिए हैं, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन लगा सकते हैं।